हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का स्वागत है। दिस इज अवर 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीरीज फॉर प्रीलिम्स 25 एग्जामिनेशन। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, रिव्यू पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन, प्ली बार्गेनिंग, एंड द लास्ट वन इज ब्लैक कोट सिंड्रोम इन कोर्ट्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो यस, दिस इज कनेक्टेड विद आर्टिकल नंबर 25। अब देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इज नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 एक बार देख लेते हैं। वो क्या कहता है? ऑल people are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Now the question is, क्या सारी religious practices are protected under article number 25? और यहीं से हमारे सामने आती है द डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस की थी इन शिरूर मठ केस 1954। राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्लीज अंडरस्टैंड, ओनली दोज प्रैक्टिसेस विच आर असेंशियल, विच आर इंटीग्रल टू द रिलीजन आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल नंबर 25। तो सारी नहीं होंगी, ओनली असेंशियल प्रैक्टिसेस। राइट, तो दीज आर द प्रैक्टिसेस विच आर इंटीग्रल टू अ रिलीजन, बिना इनके रिलीजन विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, नॉट एवरी प्रैक्टिस दैट क्लेम्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। नाउ द क्वेश्चन इज हु विल डिसाइड? द आंसर इज जुडिशरी। तो जुडिशरी विल डिसाइड कि दिस प्रैक्टिस इज असेंशियल, दिस वन इज नॉट। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हमारे सामने, जैसे कि इस्माइल फारूकी केस 95 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वाइल ऑफरिंग प्रेयर्स इज एन असेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस। ठीक है, बट इसके लिए मॉस्क का होना, मस्जिद का होना जरूरी नहीं है, अनलेस द मॉस्क होल्ड्स स्पेसिफिक रिलीजियस सिग्निफिकेंस। एक और केस था ट्रिपल तलाक केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रिपल तलाक इज नॉट असेंशियल प्रैक्टिस, और इसीलिए इसको क्या कहा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिव्यू पेटिशन, और उसी से जुड़ा टॉपिक है क्यूरेटिव पेटिशन। इन दोनों को देख लेते हैं। देखो, एक बार जब फाइनल जजमेंट आपके पास आता है आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द अपील्स, तो सवाल यह है, डू यू हैव एनी अदर रेमेडी और मैकेनिज्म अवेलेबल? द आंसर इज यस, आपके पास है। और वो क्या है? रिव्यू पेटिशन एंड क्यूरेटिव पेटिशन। और इनका बेसिस क्या है? आर्टिकल नंबर 137। और ये आर्टिकल क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर्स। देखो, ये किसी तरह की अपील नहीं होती है। तो अगर कोई ग्रेव एरर हुई है इन द जजमेंट, उस केस में रिव्यू पेटिशन, राइट, और उसके बाद क्यूरेटिव पेटिशन, ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो द लॉ इज दैट इट इज अलाउड नॉट टू टेक फ्रेश स्टॉक ऑफ द केस बट टू करेक्ट grave errors that have resulted in the miscarriage of justice. Now, what are the grounds available for review petition? Discovery of new important matter or evidence, because in course of time हो सकता है कि नया evidence आपके पास आ गया हो. Mistake or error apparent on the face of the record or any other sufficient reason. So these are the grounds. ठीक है. अब what are the rules? Any person aggrieved by the ruling can seek a review. तो केवल parties ही नहीं जा सकती हैं। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ रूलिंग कैन सीक अ रिव्यू। और व्हाट इज द टाइम लिमिट? विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट और द ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट दिस इज अप टू द जुडिशरी। अब देखो, यहाँ पे जो रिव्यू पिटिशन जो आप फाइल करेंगे, तो लॉयर्स यूजुअली मेक देयर केस थ्रू रिटर्न सबमिशन, नॉट थ्रू ओरल आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको रिटर्न सबमिशन देने होंगे। ठीक है, एंड जो पेटिशन होगी, दिस विल बी हर्ड थ्रू सर्कुलेशन बाय द जजेस इन देयर चैम्बर्स। ठीक है, तो ओपन कोर्ट हियरिंग यहाँ पे नहीं होगी। दीज आर द रूल्स। ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल जो रिव्यू पेटिशन है, it will be heard by the same combination of judges who delivered the order or the judgment. Again, this is very important. And in exceptional cases, oral hearing जो है वो कोर्ट अलाउ करता है।
तो यहाँ पे 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा गया कि रिव्यू पिटिशंस इन ऑल डेथ पेनल्टी केसेस विल बी हर्ड इन ओपन कोर्ट बाय अ बेंच ऑफ 3 जजेस। और अगर आपकी रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो जाती है तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? द रेमेडी इज क्यूरेटिव पिटिशन, वो भी देख लेते हैं। एंड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दिस इज द फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन अवेलेबल टू द पीपल टू अक्वायर जस्टिस, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी रेयर। और इसका इवोल्यूशन हुआ था इन रूपा अशोक हुर्रा केस, 2002 का ये केस है, राइट। एंड द बेसिस इज सेम, आर्टिकल नंबर 137। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू अवॉइड miscarriage of justice and to prevent abuse of process. This is curative petition, right? अब देखो इसमें रूल्स क्या है। It can be entertained if the petitioner establishes कि there was a violation of principle of natural justice। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 आपको रिकॉल करना होगा। वहां पे हम पढ़ते हैं ना व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी एडमिटेड वेयर अ जज फेल्स टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स। तो हो सकता है कि आपका कुछ बायस रहा हो, तो इन केसेस में क्यूरेटिव पिटिशन एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये जो पिटिशन होगी इट मस्ट बी अकंपनीड बाय सर्टिफिकेशन बाय अ सीनियर एडवोकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ 3 senior most judges and the judges who pass the judgment if available, ठीक है। ओनली व्हेन मेजोरिटी ऑफ जजेस कंक्लूड कि यार केस बनता है, ठीक है, दिस मैटर नीड्स हियरिंग शुड इट बी लिस्टेड बिफोर द सेम बेंच। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ये जो पिटिशन होती है इट इज यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेस इन द चेंबर अनलेस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर ओपन कोर्ट हियरिंग इज अलाउड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूरेटिव पिटिशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है देख लेते हैं। तो ये एक तरह का प्रोसेस है। देखो कोर्ट ऑफ लॉ में एक तो होता है अक्यूज जिसपे चार्जेस लगे हैं, राइट, एंड एक होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये एक प्रोसेस है जहां पे जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं इन अ क्रिमिनल केस एग्रीज टू प्लीड गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर सम कंसेशन फ्रॉम द प्रोसिक्यूटर और द कोर्ट। किस तरह का कंसेशन? कि या तो सेंटेंस कम मिले, कोई चार्जेस आप ड्रॉप कर दीजिए। तो एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह का प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रायल से आप बच जाएंगे, टाइम आपका सेव हो जाएगा, पैसा आपका सेव हो जाएगा, राइट। सो दिस इज प्ली बार्गेनिंग एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 2006 एज पार्ट ऑफ अमेंडमेंट टू सीआरपीसी। और अगर हम बीएनएसएस की बात करें सेक्शन 290 वो ये कहता है कि दिस इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस, ठीक है। तो 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, दिस इज द टाइम गिवन। तो दिस इज कॉल्ड प्ली बार्गेनिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस 25 एग्जामिनेशन। जो हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर दिस सेशन इट इज ब्लैक कोट सिंड्रोम इन कोर्ट्स। तो जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने इस टर्म को यूज किया था, राइट, टू डिस्क्राइब द एंजाइटी एक्सपीरियंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन कोर्ट सेटिंग्स। तो कोर्ट में होता क्या है, जो लॉयर्स हैं सबने ब्लैक कोट पहना हुआ है, राइट। प्रोसीजर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम लगता है, राइट, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, पैसा आपका लगेगा। इसकी वजह से आपको होती है एंजाइटी। और उसी को हाईलाइट करने के लिए, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म को यूज किया प्रेसिडेंट ने, राइट। सो दिस इज ब्लैक कोट सिंड्रोम इन कोर्ट्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट for this examination and this term is analogous to white coat hypertension। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपका बीपी बढ़ जाता है ना, हर चीज, सब लोग व्हाइट कोट पहने हुए हैं प्रोसीजर्स को देखते हुए, तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो दिस टर्म इज एनालोगस, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, राइट।